हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो यार आज का टॉपिक है पेप्टिक अल्सर, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग फुल डिटेल्स में देखेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। पेप्टिक अल्सर के बारे में क्या होता है ये पेप्टिक अल्सर, इसके बारे में फुल डिटेल्स में बात करेंगे। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पेप्टिक, तो पेप्टिक मीन्स क्या होता है? पेप्टिक मीन्स होता है टू डाइजेस्ट, एंड अल्सर मीन्स होता है वुंड, वुंड और सोर। पेप्टिक मीन्स होता है टू डाइजेस्ट एंड अल्सर मीन्स होता है बूंद, मतलब घाव। तो इसके अंदर कौन सी कंडीशन एराइज होती है? इसके अंदर बूंद की एंड सोर की कंडीशन एराइज होती है। अब पेप्टिक अल्सर को देखने से पहले हम लोग अल्सर के बारे में बात करते हैं कि अल्सर क्या होता है। तो अल्सर क्या होता है? अल्सर में ब्रेक डाउन हो जाता है म्यूकस लाइनिंग का। अल्सर क्या होता है? अगर बात करें अल्सर की, तो अल्सर अल्सर क्या होता है? ए ब्रेक डाउन इन द म्यूकोजल लाइनिंग। जो जीआईटी की जो इनर लाइनिंग होती है, म्यूकोजल लाइनिंग, उसका ब्रेकडाउन हो जाना क्या कहलाता है? अल्सर कहलाता है। जो जीआईटी की जो इनर लेयर होती है म्यूकोजल, उसका ब्रेकडाउन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पेप्टिक अल्सर की कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। तो हम लोग बात करेंगे पेप्टिक अल्सर की। अल्सर हम लोगों ने देख लिया कि ब्रेकडाउन इन द म्यूकोजल लाइनिंग। अब बात करेंगे पेप्टिक अल्सर की। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? तो पेप्टिक अल्सर भी यही होता है, जो म्यूकोजल होती है, जो म्यूकोजल इनर लाइनिंग होती है जीआईटी की, वो ब्रेक हो जाती है। और कहाँ कहाँ पे होती है? यही आपको देखने को मिलेगी स्टमक में, ड्यूडेनम में, एंड कभी कभी ये ईसोफेगस में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन क्या होगी? तो इसकी डेफिनेशन होगी टू ब्रीच और ब्रेक द म्यूकस epithelium इन द स्टमक, एंड कहाँ पे? ड्यूडेनम में एंड ईसोफेगस में, ईसोफेगस के अंदर। ओके। जो पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन क्या होती है? टू ब्रीच या टू ब्रेक द म्यूकस epithelium इन द स्टमक, ड्यूडेनम एंड ईसोफेगस में। ये हम लोगों को स्टमक के अंदर देखने को मिलेगा पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनम के अंदर देखने को मिलेगा, एंड ईसोफेगस के अंदर देखने को मिलेगा। एंड इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो, मतलब पेप्टिक अल्सर किसकी कारण होता है? तो ये होता है, जो हमारा स्टमक होता है, हमारे स्टमक के अंदर HCl का प्रोडक्शन होता रहता है। जो हमारा स्टमक होता है, हमारे स्टमक के अंदर HCl होता है, एंड हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होते हैं, जो कि हमारी म्यूकस की इनर लाइनिंग को अफेक्ट करते हैं एंड ब्रेक करते हैं, जो कि कॉज करते हैं पेप्टिक अल्सर को। तो इससे कौन कॉज करता है? तो ये जो HCl प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के अंदर, एंड गैस्ट्रिक जूसेस, जो हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है एंड गैस्ट्रिक जो जूसेस प्रेजेंट होते हैं, ये कॉज करते हैं पेप्टिक अल्सर को। आप लोग याद रखिएगा, जो पेप्टिक अल्सर है उसे कौन कॉज करता है? HCl, एंड सेकंड वन इज गैस्ट्रिक जूसेस। जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, इसका जो pH होता है ये 1 to 2 pH होता है। जो स्टमक होता है उसका 1 to 2 pH होता है, हाईली एसिडिक इन नेचर का होता है। कैसा होता है? हाईली एसिडिक इन नेचर का होता है। अब बात करेंगे इसके टाइप्स की कि पेप्टिक अल्सर के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो पेप्टिक अल्सर आर 3 टाइप्स। इसके 3 टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट वन इज गैस्ट्रिक अल्सर, एंड सेकंड वन इज ड्यूडेनल अल्सर, एंड थर्ड वन इज ईसोफेगस अल्सर, तो फर्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर, सेकंड वन इज ड्यूडेनल अल्सर, एंड थर्ड वन इज ईसोफेजियल अल्सर। तो ये 3 टाइप्स के पेप्टिक अल्सर होते हैं, जिसमें जो ड्यूडेनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर ये हम लोगों को मोस्ट कॉमन देखने को मिलेंगे, मोस्ट कॉमन। एंड जो ईसोफेजियल अल्सर होता है ये हम लोगों को बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। पेप्टिक अल्सर के केस में जो ईसोफेजियल अल्सर है ये हम लोगों को बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। हम लोगों को मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिलेगा वो फर्स्ट देखने को मिलेगा गैस्ट्रिक अल्सर, एंड सेकेंड वन इज ड्यूडेनल अल्सर। अब हम एक एक को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैस्ट्रिक अल्सर को। गैस्ट्रिक अल्सर, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है? जो स्टमक होता है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है, म्यूकोजल लाइनिंग ब्रेक हो जाती है। और किसके कारण होती है? जैसे एल्कोहल की वजह से, हम मतलब ज़्यादा अमाउंट में एल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, कैफीन की वजह से, कुछ ड्रग्स की वजह से, ड्रग्स के वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं। जैसे इसमें एक ड्रग्स है
नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इसकी वजह से भी हो सकता है, एस्पिरिन की वजह से हो सकता है। तो हम लोग बात करें गैस्ट्रिक अल्सर की, तो गैस्ट्रिक अल्सर की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसके अंदर होगा ब्रेकडाउन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक ड्यू टू सम इंजरीज। जैसे इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा अल्कोहल की वजह से, कैफीन की वजह से, कैफीन भी अल्सर कॉज कर सकती है, एंड एस्पिरिन की वजह से जो कि एक ड्रग्स है, एंड नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के कारण भी गैस्ट्रिक अल्सर कॉज होता है। अब जो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, ये क्या करता है, ये ड्रग्स क्या करते हैं, जो स्टमक में जाके HCl का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं, जिससे HCl इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जिससे अल्सर का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे दूसरा ड्यूडेनल अल्सर के बारे में। इस गैस्ट्रिक अल्सर हम लोगों ने देख लिया, ब्रेकडाउन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक इन द स्टमक ड्यू टू सम इंजरीज लाइक एल्कोहल कंजप्शन, कैफीन, एस्पिरिन एंड नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब हम लोग बात करेंगे ड्यूडेनल अल्सर की। तो अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड वन इज ड्यूडेनल अल्सर के बारे में कि ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है। तो इसमें अल्सर का फॉर्मेशन होता है म्यूकोस मेम्ब्रेन के अंदर, और कहाँ पे, फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है, ड्यूडेनम के अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूडेनल अल्सर। तो ड्यूडेनल अल्सर किसे बोलते हैं, अल्सरेशन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ओके। ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है, अल्सर का फॉर्मेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, और कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, कहाँ पे, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम के अंदर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। ड्यूडेनम हम लोगों को पता ही है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, एंड ये सी शेप्ड होता है, हम लोगों को पता है 45 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। तो ड्यूडेनम के अंदर अगर अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं ड्यूडेनल अल्सर। एंड गैस्ट्रिक अगर स्टमक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कोई ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। अब हम लोग बात करेंगे ईसोफेजियल अल्सर के बारे में। तो सेम है, बिल्कुल सेम ही है, जैसे ड्यूडेनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर था वैसे ही सेम ईसोफेजियल अल्सर है। इसमें अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है ईसोफेगस के अंदर। क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ एसिड रिफ्लेक्स, बिकॉज ऑफ रिगर्जिटेशन, मतलब जो स्टमक के अंदर जो HCl है वो रिफ्लेक्स करता है ऊपर की तरफ, एंड अगर ये रिफ्लेक्स बार बार करेगा तो ईसोफेगस के अंदर ये अल्सर का फॉर्मेशन कर देगा। तो ईसोफेजियल अल्सर क्या होता है, अल्सरेशन इन म्यूकोजा ऑफ ईसोफेगस। एंड ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रिफ्लेक्स इन ईसोफेगस। ओके, ईसोफेजियल अल्सर क्या होता है, इसमें अल्सरेशन का फॉर्मेशन हो जाता है ईसोफेगस के अंदर, और ये क्यों होता है, HCl का बार बार बैक रिफ्लेक्स की वजह से। ये म्यूकोसा तो पता है ना आप लोगों को, जो GIT होती है, GIT के अंदर कुछ लेयर्स पाई जाती हैं। जो पहली लेयर इनर लेयर होती है उसे कहते हैं म्यूकोसा, म्यूकोजल लेयर। जो सेकेंड वन होती है वो होती है सब म्यूकोजल, एंड जो थर्ड वन होती है उससे हम लोग कहते हैं मस्कुलरिस, एंड फोर्थ वन इज सुरोसास, आउटर लेयर ऑफ द GIT। ओके, जो इनर लेयर पाई जाती है GIT के अंदर उसका नाम होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, एंड उसके बाद पाई जाती है सब म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके बाद मस्कुलरिस एंड सिरोसा। तो जो ये वाली लेयर होती है म्यूकस लेयर, इनर लेयर, ये कौन सी लेयर होती है, इनर लेयर, जो कि प्रोटेक्ट करती है HCl से हमारे GIT में या फिर स्टमक में। स्टमक के अंदर जो म्यूकस लेयर होती है ये क्या करती है, इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट टू द HCl एसिड, किससे, HCl से प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर इस लेयर के अंदर ही, इस लाइनिंग के अंदर ही ब्रेक डाउन हो जाए तो अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है।
बेसिकली तो ये 3 टाइप्स के ही अल्सर पाए जाते हैं, बट एक आपको और अल्सर देखने को मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेस अल्सर। अगर कोई पेशेंट या फिर कोई इंडिविजुअल क्रोनिक टाइम से स्ट्रेस की कंडीशन में है तो उसको भी अल्सर देखने को मिल सकता है, उसके अंदर भी अल्सर देखने को आपको मिल सकता है। स्ट्रेस अल्सर कब होगा? जब कोई इंडिविजुअल क्रोनिक क्रोनिक स्ट्रेस कंडीशन में होगा, क्रोनिक स्ट्रेस कंडीशन के अंदर होगा, तब आपको अल्सर देखने को मिल सकता है। अब हम लोग देखेंगे इसके कॉज, क्या क्या कारण हैं अल्सर फॉर्म होने के। तो हम लोग देखेंगे कॉज। जो पहला कॉज है वो है, इसमें एक बैक्टीरिया होता है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करता है, उसका नाम होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसे हम एच पाइलोरी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या, कौन सा बैक्टीरिया होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये क्या होता है? ये हमारे स्टमक में कहाँ से आता है? अगर हम लोग ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लें, जंक फूड खा लें, या फिर कंटामिनेटेड फूड खा लें, तो ये हमारे स्टमक के अंदर कंटामिनेटेड फूड के फॉर्म में आ सकता है। एंड ये बैक्टीरिया होता है गाइस, ये बैक्टीरिया हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करता है, उससे खाता है एंड उससे डाइजेस्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है, ये क्या करता है? इसका काम होता है टू डाइजेस्ट म्यूकस लेयर, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, टू डाइजेस्ट म्यूकस लेयर इन द स्टमक। अब इसका जो दूसरा कॉज है वो है, अगर आप प्रोलॉन्ग टाइम से कोई ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, जैसे प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सम ड्रग्स। अगर आप कुछ ड्रग्स का प्रोलॉन्ग लंबे समय से अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है। जैसे इनमें कौन से ड्रग्स आते हैं, मैंने पहले भी बताया, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स हैं, अगर आप प्रोलॉन्ग टाइम से अगर उसका कंजप्शन कर रहे हैं तो आपको पेप्टिक अल्सर देखने को मिलेगा। अगला कॉज है इसका, अगर आप एल्कोहल एंड कैफीन का कंजप्शन कर रहे हैं, रेगुलर अगर कंजप्शन कर रहे हैं, या फिर एक्सेसिव अमाउंट में अगर आप कंजप्शन कर रहे हैं, एल्कोहल एंड कैफीन का एक्सेसिव इनटेक अगर ले रहे हैं तो आपको पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है। एंड अगला है फास्टिंग एंड रेस्टिंग। मतलब अगर आप रेगुलर फास्ट, मतलब अगर आप भूखे हैं, अगर लंबे समय से आप भूखे हैं 4-5-6 दिन से, तो भी आपको अल्सर देखने को मिल सकता है। या फिर आप रेगुलर मतलब लॉन्ग टाइम तक रेस्टिंग पीरियड में हैं तो भी आपको अल्सर देखने को मिल सकता है। अगला है इसमें प्रोलॉन्ग एक्सेसिव स्ट्रेस। अगर आप लंबे समय से स्ट्रेस कंडीशन में, प्रोलॉन्ग एक्सेसिव स्ट्रेस, अगर आप लंबे समय से स्ट्रेस की कंडीशन में हैं तो भी आपको अल्सर फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें और भी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा स्पाइसी फूड, जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा स्पाइसी फूड, जंक फूड, इसके अंदर और भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसमें साइन एंड सिम्टम की, कि अगर आपको अल्सर हो गया तो इसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग बात करेंगे इसमें साइन एंड सिम्टम या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक ही बात होती है दोनों। तो अब हम लोग बात करेंगे इसमें आपको कौन कौन से साइन देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहला जो साइन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा एपिगैस्ट्रिक रीजन पे आपकी पेन होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन, जो इसमें आपको एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा। आप लोगों को पता ही होगा कि स्टमक कहाँ कहाँ पे लाई करता है। जो स्टमक जो एब्डोमिनल एरिया होता है वो 9 रीजन में डिवाइडेड होता है। जो फर्स्ट रीजन होता है उसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, सेकंड वन इज एपिगैस्ट्रिक रीजन, एंड थर्ड वन इज राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे लम्बर रीजन, लेफ्ट लम्बर रीजन एंड बीच में होता है अम्लाइकल, एंड यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, एंड बीच में आपको देखने को मिलेगा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो जो स्टमक जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन में एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। तो इसमें आपको एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा। एंड सेकंड वन इज इसका जो साइन एंड सिम्टम है वो आपको इसमें वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, वॉमिटिंग होगी आपको। एंड वॉमिटिंग में समटाइम्स आपको वॉमिटिंग के साथ ब्लड भी देखने को मिल सकता है, समटाइम विद ब्लड। अब ब्लड के साथ अगर वॉमिटिंग हो रही तो उसे हम लोग कहते हैं हेमेटेमेसिस। आपको इसमें एनरोक्सिया भी देखने को मिल सकता है, एनरोक्सिया। आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, डिस्कम्फर्ट। एंड आपका हार्ट बर्न इसमें होगा, आपको डिस्पेप्सिया कंडीशन देखने को मिल सकती है,
डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया क्या होता है? इंडाइजेशन एंड नोजिया देखने को मिल सकता है। एंड आपको इसमें नॉक्टर्नल पेन भी देखने को मिल सकता है, नॉक्टर्नल पेन भी देखने को मिलेगा। नॉक्टर्नल पेन क्या होता है? ये होता है कि नाइट के टाइम आपको अगर पेन हो रहा है, अगर आपको नाइट में पेन हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं नॉक्टर्नल पेन। अब हम लोग देखेंगे इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, इसमें हम कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे जिसके द्वारा हम लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहला जो हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, इसमें पहले तो हम कौन कौन सा डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कराएंगे। तो जो सबसे पहला डायग्नोस्टिक क्लियर करने के लिए करेंगे वो करवाएंगे हम इसमें ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट क्यों कराएंगे? क्योंकि इससे हम लोगों को एच पाइलोरी बैक्टीरिया का पता चल जाता है। ये हम ब्लड टेस्ट कराएंगे बिकॉज ऑफ यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एच पाइलोरी बैक्टीरिया। उसके बाद हम लोग इसमें स्टूल एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं, स्टूल एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं। इससे क्या होगा? ये हम लोगों को बताएगा टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन द फीसिस, फीसिस के अंदर एच पाइलोरी बैक्टीरिया है या नहीं, उसकी प्रेजेंस और अब्सेंस को ये स्टूल एंटीजन टेस्ट बताएगा। उसके बाद एक टेस्ट है जिसे हम लोग कहते हैं बेरियम स्वेलो एक्सरे। ये बेरियम स्वेलो एक्सरे कैसे होता है? ये बेरियम स्वेलो एक्सरे क्या होता है? बेरियम को हम लोग पेशेंट को पिला देते हैं एंड एक्सरे करा के देखते हैं। जो बेरियम होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की इनर लाइनिंग के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जो कि एक्सरे में दिखता है कहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन हुआ है। एंड जो है इसमें हम एंडोस्कोपी भी करा सकते हैं। एंडोस्कोपी का है ए ट्यूब विथ कैमरा अटैच टू द एंड, मतलब जो एक ट्यूब होगी वो हम लोग अंदर डाल देंगे, उसके मतलब ऊपर अटैच्ड होगा, एंड पार्ट पे अटैच होगा एक कैमरा, एंड उस ट्यूब को जैसे ही वो अंदर जाएगी और वो हम लोगों को बड़ी सी स्क्रीन पे, मतलब कंप्यूटर पे या फिर मॉनिटर पे हम लोगों को देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात करेंगे इसके मैनेजमेंट पे कि इसे हम लोग कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जो पहला मैनेजमेंट है, हम लोग इसमें पेशेंट को एंटा एसिड देंगे, एंटा एसिड प्रोवाइड करेंगे। एंटा एसिड कौन कौन से होते हैं? जैसे इसमें एग्जाम्पल है रेंटेडिन, इसमें हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी दे सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी दे सकते हैं। और जो फर्स्ट वन इज एंटासिड एंड सेकेंड हम लोग इसमें देंगे प्रोटोन पंप इन्वर्टर, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। अब प्रोटोन पंप इनहिबिटर हम क्यों दे रहे हैं? बिकॉज हमारे स्टमक के अंदर HCl का प्रोडक्शन बढ़ रहा था, तो उसे कम करने के लिए उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे रहे हैं। एंड थर्ड है इसमें H2 रिसेप्टर, हम लोग H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे। इसमें जो HCl सिक्रीट हुआ था उस H को मतलब रिसेप्टर ब्लॉक कर दे, जिससे HCl मतलब फॉर्मेशन ही ना हो पाए। एंड इसमें हम लोग और क्या दे सकते हैं? इसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। ये तो हो गया मैनेजमेंट। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें कुछ सर्जिकल ऑप्शन भी है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट इससे भी अगर पेप्टिक अल्सर अगर क्योर नहीं हो रहा तो उसके बाद हम लोग कर सकते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट लास्ट स्टेज है, तो इसमें है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम कराएंगे इसमें बैगोटॉमी करा लेंगे। बैगोटॉमी क्या होती है? कटिंग द बैगस नर्व। जो बैगस नर्व होती है, जो लार्जेस्ट नर्व होती है हमारे होल बॉडी की, वो क्या करती है? जो HCl होता है, HCl के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है, उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। तो हम लोग क्या कराएंगे? बैगोटॉमी करा लेंगे। बैगोटॉमी क्या होती है? कटिंग द वेगस नर्व, वेगस नर्व को कट कर देंगे। और ये वेगस नर्व क्या करती है? ये करती है विच स्टिमुलेट HCl प्रोडक्शन, ये HCl को प्रोडक्शन को बढ़ाती है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग करेंगे गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी, जिसमें हम ड्यूडेनम को कट कर देंगे। एंड उसके बाद हम लोग इसमें गैस्ट्रेक्टोमी भी कर सकते हैं, जिसमें क्या करते हैं? टोटल सर्जिकल रिमूवल कर देंगे पूरे स्टमक का। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरा करा सकते हैं गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी क्या होता है? इसमें हम लोग टोटल स्टमक को रिमूव कर देते हैं सर्जिकल के ऑप्शन के द्वारा। टोटल सर्जिकल करके टोटल स्टमक को रिमूव कर देते हैं। टोटल सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर स्टमक। ये तो हो गया इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो आज हमने बेसिक सा देख लिया हम लोगों ने पेप्टिक अल्सर के बारे में। अगर हाँ, इसमें एक चीज़ और याद आई मुझे, आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, तो बात करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी यार, इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अगर कोई पेशेंट, कोई इंडिविजुअल लॉन्ग टाइम फास्टिंग है, अगर वो लंबे समय से फास्ट में है ड्यू टू
लंबे समय से व्रत रह रहा है तो क्या होगा, इसके अगर लंबे समय से व्रत रहेगा तो जो वेगस नर्व होगी वो स्टिमुलेट करेगी, तो स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व स्टिमुलेट करेगी, जिससे क्या होगा, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड HCl। जब गैस्ट्रिक सिक्रीशन इंक्रीज होगा तो HCl का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, और जिससे जो कोई कॉज करेगा अल्सर, जो कि कॉज करेगा पेप्टिक अल्सर। और ये कहाँ पे कॉज कर सकता है, कॉमनली हम लोगों को देखने को मिलेगा ड्यूडेनम के अंदर एंड स्टमक के अंदर, एंड समटाइम्स आपको देखने को मिलेगा ये ईसोफेगस के अंदर, बट ईसोफेगस के अंदर यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा ड्यू टू फास्टिंग के अंदर। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ड्यूडेनम एंड स्टमक के अंदर। ये ही मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड आप मेरी वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। थैंक यू।